मान क्या होने चाहिए, अपने को जो रिजल्ट आना चाहिए वो समान आना चाहिए। यानी एस और एस डेस के लिए समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण हमने लिखे थे। क्या समीकरण था? एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर प्लस जेड डेस स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही मान था। और दूसरा जो समीकरण था वो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का सी, इसमें टी डेस आएगा, उसमें क्या था? सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तुलना करनी थी। अब इस समीकरण में अपने को मान रखने, ये कल अपने इक्वेशन लिख ली थी लेकिन बीच में अपना रह गया था, तो वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक्स डेस का मान अल्फा एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है? गामा एक्स प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अच्छा, एक्स डेस स्क्वायर था, यहाँ अल्फा ये पूरा रखेंगे तो अल्फा का भी स्क्वायर। ठीक है, मान क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का 2 गामा अल्फा एक्स टी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और टी स्क्वायर सारे पद अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर क्या आएगा साथ में? यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा स्क्वायर, एक देखो इसमें आ रहा, माइनस का सी स्क्वायर, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और इसमें माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसमें देखो टी स्क्वायर का पद के साथ में क्या आएगा? इसमें माइनस सी स्क्वायर में कॉमन, ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें क्या है? अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये किसका चला जाएगा उधर? प्लस का, या प्लस का ले लो तो क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर और इसमें क्या पद बचेगा? माइनस का सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और क्या रहा? अतिरिक्त पद। अतिरिक्त पद देखो, एक्स दो पद या काम में आ गए, एक तो ये बचा माइनस का 2x वी टी, तो माइनस का 2x वी टी और इसमें क्या आ रहा है? 2x टी, तो 2x टी तो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। इसमें क्या बचा? माइनस का 2x टी, तो शेष क्या रह गया? v और यहाँ पर माइनस का माइनस बार कॉमन ले लिया, 2x टी, तो क्या बचा? गामा अल्फा इंटू सी स्क्वायर, v माइनस गामा अल्फा इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान में आ गया आपको? क्या किया है? बिल्कुल सरल सा काम था। इसके अंदर मैंने मान रखे हैं, और मान कहाँ से रखे हैं? तो ये अपने पास इक्वेशन थी, मान रख ली। अब इसकी तुलना किससे हो गई? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। तुलना कर दीजिए। तुलना कर देंगे तो यहाँ पर क्या शेष रहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो क्या है? अल्फा स्क्वायर गुणा में, अच्छा अंदर है, अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा भाई? यहाँ पर क्या गुणांक? 1,
कर देते हैं इसके बराबर। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोई भी नहीं है, एक ये रह गया अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें क्या रह गया, पहले में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है दूसरी तरफ माइनस का सी स्क्वायर, मान आ गया। अच्छा पक्षांतरण कर सकते हैं क्योंकि इधर माइनस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर, चलो ये हो गया, ये अपने पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उनमें आ गया। अब एक और इक्वेशन और बची, क्या कौन सी बची, अतिरिक्त पद 2xt का यहाँ कोई पद है क्या, कोई पद नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो v माइनस गामा अल्फ़ा सी स्क्वायर, तो v माइनस गामा अल्फ़ा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पद ही नहीं है तो 0 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन अपन काम में लेने वाले हैं इन दोनों को, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो सीधा अल्फ़ा का मान दिख रहा है क्या आपको, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व अगर करता हूँ तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये देखो सी स्क्वायर दो जगह है, लघुत्तम इसको कॉमन ले ले दोनों में से, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या मान रह जाएगा, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास किसका मान आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरा कौन सा पद बचा है, देखो अल्फ़ा हो गया सोल्व, बीटा हो गया, डेल हो गया, एक और बच गया गामा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इससे सॉल्व करेंगे आसान होगा। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, देखो इसको पक्षांतरण कर सकते हैं क्या, v इस इक्वेशन से मैं अगर सॉल्व करूँ इसको, तो v बराबर क्या हो गया, गामा अल्फ़ा सी स्क्वायर, या इसको गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा को और सॉल्व आप करें तो गामा बराबर v अपॉन अल्फ़ा सी स्क्वायर हो सकता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास मान आ गया गामा का, सारे मान आ गए तुलना करने से, गामा की वैल्यू आ गई ना। इस प्रकार से हम इन सब का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। माइनस का एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई क्या अपनी, यहाँ स्टेप भी मैंने मिटा दी इसकी। यहाँ पर जो अतिरिक्त पद था, अतिरिक्त पद क्या आएगा इसमें से, वो देखते हैं अपन। अतिरिक्त पद जो हमारा था माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वी, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वी माइनस का 2 सी स्क्वायर गामा अल्फ़ा, ये वैल्यू थी क्या, अब इसमें से कॉमन क्या लिया था अपन ने, 2 अल्फ़ा। अच्छा, इसमें ये देखो थोड़ी दिक्कत रहेगी अपने को, अल्फ़ा का एक ही पद बचेगा, ये 0 के बराबर था, तो या तो आप एक काम करो इसका पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण जब करेंगे इसका ये वाला पद बचेगा, अतिरिक्त पद आपके, देखो जो अपन ने ये स्टेप लिखी थी मैंने लिखने में वहाँ कॉमन लेने में मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ये पद हमारे पास बचेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर अल्फ़ा भी साथ में कॉमन ले लिया और उसको 0 में भेज दिया। वास्तव में अल्फ़ा कॉमन साथ में नहीं आएगा, इसमें 2 ही केवल कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये इतना बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर वी प्लस ये 2 तो बाहर चला जाएगा, सी स्क्वायर गामा अल्फ़ा, ये वाला पद है वो बचेगा इसमें।
ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर हाँ अल्फा स्क्वायर को जो क्योंकि बाहर गुणा था और मैंने वहाँ पर बाहर गुणा नहीं किया उसको, एक ये मिस्टेक हो गई, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। अल्फा स्क्वायर इसके साथ में टर्म है, ठीक है ना। और ये भी पद किसका है, माइनस का है, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर वी प्लस और ये माइनस का सी स्क्वायर गामा अल्फा, ये पद रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पद सॉल्व जो आपका होगा ये पद है इसमें, ठीक है ना। अतिरिक्त पद जो है यानी जो अतिरिक्त पद यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और टी स्क्वायर, इन चारों को हटा दे तो जो पद शेष बच जाता है वो ये वाला पद रहेगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो अल्फा एक तो घात ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक का पक्षांतरण कर दो, हमें मान किसका चाहिए, गामा सी स्क्वायर बराबर वी अल्फा, ठीक है ना। तो गामा बराबर क्या आ गया, वी अल्फा, ये दोनों माइनस के, एक इधर जाएगा तो प्लस का, एक माइनस का रह जाएगा, तो वी अल्फा बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसमें मान है वो आएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है वो आप देख लेंगे, वो मैंने अल्फा स्क्वायर बाहर था गुणा, तो गुणा करना रह गया वो उधर से, ठीक है। पूरा नहीं, आप इसके अंदर लास्ट स्टेप में वो यहाँ चेक कर लेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर ये मान अपने पास में मिलेगा। तो फाइनली अपने पास मान क्या आ गया, तो गामा का मान आ गया और अल्फा का मान आ गया। दो मान कहाँ से आएंगे अपने पास में, जो समीकरण उसमें मान पुटअप करने पर आएंगे। तो हमारे पास मान क्या आ गया अब, यानी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या है वास्तव में, वो अपने कहें तो लॉरेंज रूपांतरण है एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो टी डैश बराबर टी, क्योंकि ये क्या था, गामा एक्स प्लस अल्फा टी था, यही मान था गामा एक्स प्लस अल्फा टी, तो अल्फा टी प्लस गामा एक्स, और गामा की वैल्यू क्या है, तो गामा की वैल्यू क्या है, माइनस का वी अल्फा अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स, यही था। गामा एक्स प्लस अल्फा टी ये वैल्यू थी, तो गामा की वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी यहाँ। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, अल्फा यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, अल्फा कॉमन था तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास में टी डैश की वैल्यू है ये आ गई, ठीक है। ये जो चारों समीकरण हैं और अल्फा की वैल्यू, ये क्या कहलाती है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, ठीक है। एग्जाम में ये 3 नंबर का या 4.5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, या इसको और भी कि आपेक्षिकता के सिद्धांत अभिग्रहित को समझाते हुए आप लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो जैसे कल की क्लास में हमने डायग्राम बनाया था और उसके बाद में सॉल्व किया था, तो वो सारा कार्य करते हुए यहाँ तक की स्टेप पर अपने को पहुँचना है, ठीक है। ये चारों जो समीकरण है ये क्या कहलाती है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अब इसका व्युत्क्रम हम सिद्ध करते हैं। व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण का मतलब क्या है कि ये तो क्या था कि एस में अपने को पता था, क्योंकि इधर सारे की भी सारी एक्स है, वाई है, जेड है या टी है, ये सारे के सारे किस निर्देश तंत्र के लिए है, एस निर्देश तंत्र में, तो एस में पता है, लेकिन एस डैश में अपन मान है वो ज्ञात कर रहे हैं। इसका उल्टा कर दें, तो उल्टा कर दें तो उसमें आपने वहाँ पर भी देखा था और डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं कि उल्टा करने से होगा क्या, ये अगर एस और ये एस डैश है तो ये किस वेग से गति कर रहा है, वी वेग से, ठीक। अगर एस डैश के सापेक्ष देखूं, एस के सापेक्ष देखने पर ये वी वेग से गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एस डैश के सापेक्ष देखने से ये किस वेग से गति कर रहा है, माइनस वी वेग से गति कर रहा है। कल की क्लास में हमने इसको क्लियर किया था। तो यहाँ माइनस वी वेग से अपोजिट डायरेक्शन में गति कर ही रहा है, तो इसको फिर हम क्या कह देंगे भाई, ये जो हमारे पास मान होगा वो क्या हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम रूपांतरण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, इनको तो किससे रूपांतरित कर दे, एक्स वाई जेड और टी से, यानी एक्स की जगह एक्स डैश, वाई की जगह वाई डैश, जेड की जगह जेड डैश, परस्पर रूपांतरण हो गया। और वी को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, माइनस वी से, ठीक है ना।
यानी v को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, -v से। इसका मतलब क्या है, सरल और सरल भाषा में मैं बताऊं आपको कि एस डेस निर्देश तंत्र में हमने ये रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए हैं, लेकिन इसका उल्टा कह दे कि एस डेस में तो मुझे पता है और ज्ञात किस में करना है, एस में ज्ञात करना है, तो फिर मान क्या हो जाएंगे, तो x बराबर अल्फा x पहले था तो यहाँ क्या आ जाएगा x डेस, v की जगह -v तो माइनस माइनस प्लस का v t डेश, ठीक है, y बराबर y डेश, z बराबर z डेश, t बराबर क्या आ गया, अल्फा t डेश माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -v को किससे प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, -v से, तो ये क्या हो गया t डेश प्लस vx अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास में मान आ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, लॉरेंज व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। समझने के लिए वैसे एग्जामिनेशन तक यहाँ तक ही करना है, 1/√1 v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि v को -v से प्रतिस्थापित कर दो, ऊपर स्क्वायर है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये इसके क्या आ गए, लॉरेंज व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करो, तो यहाँ तक का काम है वो करना है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है आपकी समझ के लिए, क्लियर। तो ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के लिए। अब इससे थोड़ी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था स्थिति का रूपांतरण समीकरण, साधारण निर्देश तंत्र में भी पढ़ा था और उसके बाद में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में भी स्थिति का रूपांतरण, स्थिति के बाद में क्या पढ़ा था, वेग का रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ जो वेग का रूपांतरण होगा उसको नया नाम देते हैं अपन, और उसको हम कहते हैं वेगों का संयोजन, वेगों का संयोजन, ठीक है। वेगों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, काम वही करना है। मतलब यहाँ पर ये जो समीकरण है, अच्छा इसके तीन घटक, जैसे u सदिश, कोई मुझे कहे कि v सदिश क्या होगा भाई, तो मैं क्या कहता हूँ vx i के प्लस vy j के प्लस vz k के, यही घटक होंगे। इसका मान क्या है, तो इसका मान क्या होता है dx बाई dt, इसका मान dy बाई dt, और इसका मान क्या होता है dz बाई dt। इस प्रकार से इनके घटकों को हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर डेस लगाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, v डेस तो vx डेस, vy डेस और vz डेस। अब इसमें क्योंकि इधर t डेस भी है तो ये मान क्या हो जाएगा dx डेस बाई dt डेस, dy डेस बाई dt डेस और dz डेस बाई dt डेस। ध्यान में आ रहा है कुछ कुछ। यहाँ पर x डेस है तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आंशिक अवकलन करूँगा, ठीक है। इसका भी आंशिक अवकलन होगा, इसका भी होगा और इनका भी होगा। यानी अपने पास में जो समीकरण है चार, इन चारों का मुझे क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। और आंशिक अवकलन करने के बाद में क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। यानी इन तीन में किसका भाग लगा दूँ, इसका भाग लगा दूँ, ठीक है। तो आंशिक अवकलन करते हैं। चलो मान लीजिए ये मेरी समीकरण 1 है, 2 है और 3 है, और ये समीकरण नंबर क्या है 4 है, ठीक है ना। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4, चारों का आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन पढ़ा हुआ है आपका, पहले एक आपकी बुक रही होगी 11th-12th में, और आंशिक अवकल समीकरण नाम से, या इसमें बीएससी में भी है। तो आंशिक अवकलन यानी इधर किसके सापेक्ष है, एक्स डेस के सापेक्ष है तो dx डेस हो जाएगा, यहाँ x के सापेक्ष dx हो जाएगा। v तो क्या है, कांस्टेंट है, तो t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखोगे वेगों के संयोजन में, कि हम जानते हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से हमारे पास जो चार, इस लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो ये है, और इनका आंशिक अवकलन करने पर, तो पहले का आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या मान आएगा, dx डेस बराबर अल्फा, अल्फा का आंशिक अवकलन होगा क्या,
अल्फा बराबर क्या है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट, तो अल्फा क्या हो गई, नियत राशि हो गई, तो इसका अवकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डी एक्स डेस बराबर अल्फा पहला पद, ये क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस का वी कॉन्स्टेंट है और ये क्या हो गया डी टी। ठीक है, अब इसमें से मैं डी टी कॉमन ले लेता हूँ पूरे पद में से। ठीक, तो पद में से कॉमन लेने पर क्या मान बच जाएगा, डी एक्स डेस बराबर अल्फा डी एक्स बाई डी टी माइनस का वी इंटू डी टी। डी टी कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो टर्म आएगा, इधर डी वाई डेस और इधर क्या आ जाएगा डी वाई। डी वाई डेस बराबर डी वाई। थर्ड इक्वेशन डी जेड डेस बराबर डी जेड। चौथी इक्वेशन इधर क्या है डी टी डेश, डी टी डेश बराबर अल्फा टी का क्या हो जाएगा डी टी माइनस का वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉमन ले लो डी टी, तो क्या बच गया अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इस पूरे पद के अंदर डी एक्स बाई डी टी है, इसको मैं किस पे व्यक्त कर सकता हूँ यू एक्स से। ठीक है ना, जैसे वी एक्स से अपन किसको व्यक्त कर रहे थे डी एक्स बाई डी टी, तो इसको वी एक्स या यू एक्स कुछ भी कह सकते हैं। ये घटक ही तो है ना इसका। तो मैं मानता हूँ कि जो प्रारंभिक या एस निर्देश तंत्र है, इसमें वेग के घटक क्या क्या हैं, तो वेग के 3 घटक हैं। तो मैंने कह दिया माना एस निर्देश तंत्र में वेग के घटक, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। दूसरा घटक यू वाई बराबर डी वाई बाई डी टी, और तीसरा घटक यू जेड बराबर डी जेड बाई डी टी। ठीक है, इसी प्रकार एस डेस निर्देश तंत्र है, उसमें क्या हो जाएगा यू एक्स डेस बराबर डी एक्स डेस बाई डी टी डेस, और यू वाई डेस और यू जेड डेस। यू वाई डेस क्या हो जाएगा डी वाई डेस बाई डी टी डेस, और यू जेड डेस क्या हो जाएगा डी जेड डेस बाई डी टी डेस। ठीक है, ये मान अपने को मानने हैं। हो गया क्लियर। ये 4 समीकरण थी। अब मैं कह देता हूँ कि डी एक्स डेस वाली समीकरण 5, 6, 7 और ये कितनी है आपकी 8। ठीक, सारे समीकरण आ गई। अब क्या कर देंगे, किस में भाग लगाएंगे, 5, 6, 7 में किसका भाग लगाएंगे 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि डी टी डेस इधर भाग लगते इधर क्या बन जाएगा डी एक्स डेस बाई डी टी डेस, जो कि किसका मान है यू एक्स डेस का मान है, डी वाई डेस बाई डी टी डेस और डी जे डेस बाई डी टी डेस। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पहले पद में डी टी से डी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से ये घटक है वो अपने को प्राप्त होते हैं। तो भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे यहाँ पर अपन, तो मान क्या प्राप्त हो जाएंगे अपने को, समीकरण 5, 6, 7 में 8 का भाग लगाने पर पहला पद क्या आ गया डी एक्स डेस बाई डी टी डेस इज इक्वल टू अल्फा। देखो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर भी क्या है अल्फा, कैंसिल हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यू एक्स। ठीक है ना, तो मान क्या बचाएगा यू एक्स माइनस वी बाई अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स की जगह क्या था पहले डी एक्स बाई डी टी था, इसको मैंने किससे प्रतिस्थापित किया है, देखो डी एक्स बाई डी टी, इसकी जगह मैंने क्या लिखा है यू एक्स, और एक डी एक्स बाई डी टी, इसको मैंने क्या लिखा है यू एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी इससे। ठीक है ना, तो ये अपने पास में पहली इक्वेशन आ गई। डी एक्स डेस बाई डी टी डेस को आप क्या कह सकते हैं, ये किसका मान है यू एक्स डेस बराबर यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है,
ये किसका मान आ गया, यू एक्स डैश, यानी पहला घटक तो अपने को प्राप्त हो गया। दूसरा घटक तो बहुत आसान है, डी वाई डैश बाई डी टी डैश बराबर डी वाई अपॉन, इस बार तो कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू डी टी। तो डी वाई बाई डी टी, ये डी टी यहाँ पर भाग लगा सकता हूँ ना, चलो डी वाई बाई, या इसको अपन कह सकते हैं, इसको और अपनी सुविधा के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख दिया और ये क्या कह दिया, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अलग हो गया। तो ये मान क्या हो गया अपने पास में, डी वाई डैश बाई डी टी डैश। तो डी वाई डैश बाई डी टी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वाई डैश बराबर 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई इट बाई यू वाई। और तीसरा जो घटक है वो क्या आ जाएगा, यू जेड डैश बराबर 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू यू जेड। ठीक है ना। तो ये जो समीकरण आ गई, एक आपकी ये 8 समीकरण हो गए, तो 9, 10 और जेड वाली 11। 9, 10 और 11 ये क्या कहलाती है, आपकी वेगों का संयोजन। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये कार्य है वो करते हैं। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, लोरेंज रूपांतरण समीकरण पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया लोरेंज रूपांतरण समीकरण। और ये वेगों का संयोजन अलग से एक टॉपिक है वो हो गया। अगर त्वरण का रूपांतरण पूछता है तो इसी का क्या हो जाएगा, यानी यू एक्स डैश, इसमें किसका फिर भाग लगाओगे, डी टी डैश का, समय के सापेक्ष एक बार और अवकलन होगा और इसका भी एक बार अवकलन होगा। तो ये v वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0, इसका अवकलन है वो हो जाएगा। और इसमें इसका एक ही पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नीचे स्क्वायर। तो इस प्रकार त्वरण का रूपांतरण भी आप चाहे तो कर सकते हैं, पूछते नहीं एग्जाम में कोई। तो ये बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब अपने पास में क्या बचते हैं, लोरेंज रूपांतरण समीकरण के अनुप्रयोग। तो ये अपनी कितनी क्लास हो गई आज, ये अपन कहें तो अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर कल की क्लास होते ही आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भी बराबर चाहिए। आपको अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो अपन क्लास में जाएंगे, सर पूछेंगे तब हम पढ़ेंगे। कंटिन्यू घर पर बैठकर, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट वही होता है जो खुद से जो अपने कैरियर है उसकी चिंता करता है। तो अभी से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, स्कूल का ऐप है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है कि चलो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, जिस चाहे कंफर्ट जोन में बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि आप तैयारी नहीं करें। ठीक है ना। घर वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाए, क्योंकि पढ़ना आपको है और काम में आपके आएगा। और ऐसा नहीं है कि कोरोना काल आगे रहने वाला है, आपकी एग्ज़ाम्स होंगे और बढ़िया से होंगे। तो अच्छे से तैयारी करें। 2 चैप्टर अपने फिजिक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जहां भी आपको क्वेरी होगी तो आप वो उसमें ऑप्शन है तो उसके अंदर आप पूछ भी सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।